इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ जाएगा और मुझे अपनी सेविंग पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो उसको आज बताओ कि फ्यूचर में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद गिर जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको मजीद पैसे मिल जाए, मजीद कम पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, या पैसे नहीं मिलेंगे, आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो रेट तो मजीद गिरा होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट कोई फायदा नहीं देगा। तो आज आप इन्वेस्टमेंट कर लो, चांसेस है कि फ्यूचर में ये मजीद गिर जाए, तो क्यों ना आज आप इन्वेस्टमेंट कर लो और इसी सिचुएशन से आप फायदा उठा लो। तो उनको ये यकीन दहानी करवा दो सेंट्रल बैंक को, ये कह कि यार फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट मजीद गिरेगा, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए आज आप इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स थी, ठीक है। तो आज फिर इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग कर लेंगे। तो किस तरह लिक्विडिटी ट्रैप को ओवरकम करना है, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, ताकि लार्ज डिफिसिट, बजट डिफिसिट चले, इन्फ्लेशन को राइज एक्सपेक्टेशन पे उसको कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आपकी सेविंग आपको उतना फायदा नहीं देगा, और उनसे कहो कि यार फ्यूचर में अगर आप कहते हो कि मैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, आज नहीं करते, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ेगा, तो उनको बताओ कि यार आज इंटरेस्ट रेट अच्छा है, आज इन्वेस्टमेंट रेट अच्छा है, फ्यूचर में शायद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे इससे कम रेट मिले, तो क्यों ना आज आप इन्वेस्टमेंट कर लो और स्पेंडिंग कर लो, आज आप सेविंग ना करो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। तो लिक्विडिटी ट्रैप इसे कहते हैं जी। अब आप अपने अपने सवाल टाइप करते जाएं, शाबाश पूछिए। यासिफ, खाकान, सलमान, इकरा, मुस्कान, सबा, शाबाश जी, शमीन, जैन, शाबाश पूछे। तो ये सवाल, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इस चैप्टर से अगर उसने सवाल उठाना होगा ना यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं, तो इस दो सवालों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको टेस्ट भी कर चुके हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब aggregating the transactional, precautionary and speculative demand for money, we get the total demand for money। अब total demand for money हमारे पास किस चीज के बराबर है, हम ट्रांजेक्शनल पर मोटिव को, स्पेकुलेटिव मोटिव को और प्रिकॉशनरी मोटिव को जब ऐड कर लेते हैं, तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन हमें बताती है टोटल डिमांड फॉर मनी। तो टोटल डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट क्लियर है कि टोटल डिमांड फॉर मनी से क्या मुराद है। तो टोटल डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए आप जो डिमांड करते हो, आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी करते हो, और आप स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी करते हो, इन तीनों को कहते हैं टोटल डिमांड फॉर मनी। और इसको कुछ समटाइम इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व भी कहते हैं, और ये इंटरेस्ट रेट के साथ इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या मतलब, यार अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा इकोनॉमी के अंदर, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोगों की टोटल डिमांड फॉर मनी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसको हाई रेट पर पैसे मिलेंगे और फिर लोग डिमांड नहीं करेंगे फॉर मनी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, लोगों को कम शेयर सूद पर पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। क्लियर जी? क्यों? क्योंकि लोगों को कम सूद पे पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो फिर डिमांड करेंगे। तो यहां से आप लोगों ने एक और बात भी सीख ली कि टोटल डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का आपस में एक इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर जी? तो ये सेम वही डिमांड कर्व की तरह है, लेकिन इधर प्राइस की जगह हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट रेट आ गया। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद आए ना, वो डिमांड कर्व जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, तो इधर वही क्वांटिटी डिमांड थी, लेकिन इधर डिमांड फॉर मनी, ठीक है जी, और इधर आपका प्राइस की जगह इंटरेस्ट रेट आ गया, तो वही चीज है जी। ये तो जरा पढ़ लें आप।
ठीक है ना इकराम। तो इसमें ये पॉइंट था, तो सिर्फ आप इसको एक नजर देख लें ताकि आप लोगों को याद हो। लेकिन जी कुछ पूछना तो नहीं है ना आप लोगों ने, तो इसको भी आप एक नजर दीजिए कि डिमांड फॉर मनी, लोग डिमांड किन चीजों के लिए करते हैं? वही यार 3 चीजें होती हैं, ट्रांजिशनल, प्रिकॉशन और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए लोग डिमांड करते हैं। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा हमारे पास तो लोग टोटल डिमांड फॉर मनी कम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाई हो कम होता जाएगा आपकी टोटल डिमांड फॉर मनी हाई होती जाएगी। ठीक है जी। अब लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट तो रहे कांस्टेंट लेकिन आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो ये एक ही सिचुएशन है हमारे पास तकरीबन, जब आपके पास जीडीपी ज्यादा हो, जब आपके पास आउटपुट ज्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो जब आउटपुट का मतलब ज्यादा है कि आपके पास रियल इनकम ज्यादा हो गई, रियल इनकम का मतलब है कि आपके पास जीडीपी ज्यादा हो गई, जीडीपी का मतलब है कि आउटपुट ज्यादा, आउटपुट ज्यादा होने का मतलब ये कि आपके पास नेशनल इनकम ज्यादा हो गई। तो फिर अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट भी रहे, ठीक है ना, देखो फॉर एग्जांपल इधर था आपके पास, जब रेट ये था, रेट जब रेट 8% था तो टोटल डिमांड फॉर मनी ये थी, लेकिन अब इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई है, तो रेट 8% ही रहा लेकिन आपकी टोटल डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो गई। इधर आप देख लें फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर सूद की शरह थी 6%, तो आपके पास डिमांड फॉर मनी ये थी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट। क्लियर जी। लेकिन चूंकि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट ज्यादा हुई, आउटपुट की वजह से जीडीपी ज्यादा हुई, जीडीपी की वजह से नेशनल इनकम ज्यादा हुई, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। ठीक है ना। तो अब लोगों के पास पैसे आ गए, तो अब वो फिर 6% पर भी देखो क्या हुआ, उसूलन तो होना चाहिए था कि जब आपका रेट गिर जाता था आप डिमांड फॉर मनी ज्यादा कर देना, फिर भी आप 6% भी आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। क्लियर जी। तो कुछ सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट रेट में तो डिक्रीज नहीं आ जाता लेकिन आपकी डिमांड में इजाफा आ जाता है, तो वो नॉर्मली जीडीपी की वजह से या नेशनल इनकम में इंक्रीज होने की वजह से ये शिफ्ट इन कर देना, अगर आपको याद हो। तो इंटरेस्ट रेट की वजह के अलावा भी आपका डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो सकता है, और वो जब आपके पास जीडीपी में इंक्रीज आ जाए। तो इन दो डायग्राम में काइंडली कोई कंफ्यूजन, ये कम भी हो सकता है, ये आप देख लें। ठीक है जी। तो ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है ये, तो इसको जरा भी आप पढ़ लें शाबाश। अब आप पूछें। जी। तो होप सो के थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है अल्लाह से कि। अब आप पूछे, अगर कोई मसला है तो शाबाश पूछे ना, क्या रॉकेट साइंस तो नहीं। या तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो इसी वजह से एक इन दोनों में तो कोई हो सकता है ना, एक की तो प्रोबेबिलिटी सेम सेम ही है। चलो मैं जूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब डिमांड फॉर मनी तो हमने पढ़ी कि टोटल डिमांड फॉर मनी 3 रीजंस की वजह से होती है, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शनल मोटिव। ठीक है। अब सप्लाई, अब पैसे कहाँ से आएंगे, सप्लाई ऑफ मनी कहाँ से होगी, इन चीजों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सप्लाई कहाँ से होगी फिर। क्लियर। तो सप्लाई फॉर मनी 3 कुछ जगहों से हो सकती है, ट्रांजैक्शनल मनी, चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स एंड लार्ज टाइम एसेट। ये उन्होंने अपने पे टर्मिनोलॉजी यूज की है ना। ट्रांजैक्शनल मनी M0, चेकिंग अकाउंट्स M1, सेविंग अकाउंट्स M2 और लार्ज टाइम एसेट्स अकाउंट्स M3। ठीक है ना। अब आप देखें, ट्रांजैक्शनल मनी वो मनी होती है जो आपने अपने पास कैश की फॉर्म में रखी होती है। तो अगर आपको कोई मोटिव पूरी करने की जरूरत होती है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शनल स्पेकुलेशन या कोई डिमांड, तो आप यहां से भी पैसे उठा सकते हो। ठीक है जी। जो आपने होल्डिंग किया अपने पास घर में रखे हैं या बैंक में फॉर एग्जांपल रखे हैं। क्लियर जी। नॉर्मली जो कैश की फॉर्म में हो,
जो आपने अपने पास लॉकर में, जो आप आम रूटीन में खरीदने, बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करते हो, तो आप वहां से पैसे उठा के अपनी डिमांड पूरी कर सकते हो। चेकिंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसके फॉर एग्जाम्पल आपको पैसों की जरूरत हुई, आपके पास कैश की फॉर्म में नहीं थे, किसी और फॉर्म में थे, और आप इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश कर सकते हो, तो इसको कहते हैं चेकिंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके पास घर में पैसे नहीं, आपने चेक बनाया या एटीएम कार्ड लेके गए, आप अपने बैंक से पैसे निकाले, इसको कहते हैं चेकिंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसको आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट का मतलब ये कि आपने 5-6 सालों के लिए अपने पैसे फिक्स किए हैं, आप इतने आसानी से उस पैसों को नहीं निकाल सकते। नॉर्मली इस अकाउंट में ये होता है कि अगर आप इसको टाइम ड्यूरेशन से पहले पहले इनसे पैसे निकलवाते हैं ना, तो आप फिर वो एक पेनल्टी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल के लिए पैसे फिक्स किए और तीसरे साल आपको अब पैसों की जरूरत है, तो आप 2 साल पहले पैसे निकाल रहे हैं ना, तो फिर वो आपसे एक पेनल्टी टाइप चीज लेते हैं, तो आप यहाँ से भी पैसे निकाल सकते हो। लास्ट टाइम एसेट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, कोई किसी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जाम्पल 10-20 सालों के लिए, तो आप यहाँ से भी फिर पैसे निकलवा सकते हो। तो यहाँ से सप्लाई ऑफ मनी हो सकती है अगर आपने अपनी डिमांड को फुलफिल करना है। तो ट्रांजेक्शनल मनी वो मनी जो आपके पास कैश की शक्ल में हो सकती है। चेकिंग अकाउंट्स वही अकाउंट्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश तो नहीं है लेकिन आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सेविंग अकाउंट्स वही अकाउंट्स होते हैं कि आप नॉर्मली इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि बैंक में पैसे पड़े हैं लेकिन कुछ खास टाइम पीरियड के लिए, अगर आपने उस टाइम से पहले पैसे निकालने तो आपको एक खास अमाउंट उनको देना पड़ेगा। और लास्ट टाइम एसेट अकाउंट वो ऐसे पैसे होते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल 10-20 सालों के लिए आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है ना, या किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए, तो इससे आप आसानी से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप निकाल भी लो तो अपनी डिमांड फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ से सप्लाई ऑफ मनी हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आप पढ़ लो, इसको नहीं पढ़ लो, इसको हम स्टेट बैंक के उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, और कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये और इन्फ्लेशन। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस चैप्टर को कल वाइंड अप कर लें। अब आप पूछे शाबाश, इसको नहीं पढ़ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे उधर। जी अब आप पूछे शाबाश। एक 2 मिनट लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ फ्राइडे को ऑन कर दें, मैं कहता तो सैटरडे को भी ऑन करते हैं, बस खत्म कर दे इसको यार, फ्राइडे को इंशाल्लाह ऑन करेंगे, मेरा इरादा था कि इस दफा ऑन करेंगे इंशाल्लाह। सैटरडे को भी कोशिश करें कि ऑन भी कर दे, बस तो कोशिश करते कि ईद से पहले पहले ख़त्म कर दें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा टाइम मिले। और काफ़ी टाइम है आपको, 50-55 दिन मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप सुकून से ईद गुजारो, एंजॉय कर लो ईद को। एक पहला दिन तो बस एंजॉय ही कर लो।